लास्ट क्लास में देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा दिया था। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कुछ क्वेश्चन कराया था, देखो तो चेक करो तो। एक क्वेश्चन था डिस्प्लेसमेंट निकालने का, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहां पर ये दे रखे एक स्क्वायर। ऐसे कोऑर्डिनेट तो हमने लिख दिया है, लेकिन कोऑर्डिनेट गिवन नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो यहां पर ऑलरेडी हमने लिख दिया कि सपोज ए कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है ओरिजिन पे और बी पॉइंट लाई कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस। यदि स्क्वायर का साइड ए है तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ऑन एक्स वैल्यू ऑफ वाई 0, तो ए कॉमा 0। ये सी पॉइंट लाइज इन एक्स वाई प्लेन, ये वाई एक्सिस है, तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट एक्स का होगा और वाई का कोऑर्डिनेट, तो एक्स का वैल्यू ए, वाई का वैल्यू ए। डी लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू। अब क्वेश्चन में कहता है ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ए सी को क्या लिखेंगे, शॉर्टकट है बताओ, ओ सी माइनस ओ ए, बताया था प्रीवियस क्लास में। अब सी का कोऑर्डिनेट क्या है, ए, तो क्या लिखेंगे आप, ए आई कैप ए जे कैप माइनस, अब ए का कोऑर्डिनेट क्या आपके पास, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 आई 0 जे, तो ए माइनस 0 ए, तो फाइनली ये ए आई कैप प्लस ए जे कैप। तो ए सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर, तो ये फाइनली आपके पास आ गया √2a, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं डायगोनल का वैल्यू है। इसी तरह से हम लोग बी डी भी फाइंड कर लेंगे। तो बी डी वैसे ही जो पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट था हमारा, ओडी माइनस ओ बी। अब डी का कोऑर्डिनेट हमें पता है, क्या है डी का कोऑर्डिनेट देख लो, 0 ए, तो 0 आई कैप ए जे कैप। बी का कोऑर्डिनेट देख लो कितना है, ए 0, तो ये आ गया ए आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो ये माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप। बी डी का न्यूमेरिकल वैल्यू या मॉडुलस निकाल लेंगे, तो आई कैप का कोफिशिएंट माइनस ए, इसका स्क्वायर हो गया, जे कैप का कोफिशिएंट ए का स्क्वायर हो गया, तो ये 2a स्क्वायर, जिसको फाइनली हम लोग √2a लिख देंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैग्नीट्यूड यहाँ लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो ये ए सी का मैग्नीट्यूड √2a और बी डी का मैग्नीट्यूड √2a, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इसलिए यहां पर ए सी इज इक्वल टू बी डी हो गया। आ गया समझ में? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर ओ ई ए एफ ए जी जी ई बी डी सी जी फाइंड करना है, एक क्यूब है। अब सबसे पहले क्यूब के जितने भी वर्टेक्स हैं उसका कोऑर्डिनेट आपको यदि पता नहीं होगा तो बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो।
बेस्ट मेथड वही है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एक एक पॉइंट देखिएगा ध्यान से। ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, मतलब ओ का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक, अब ए कहां पर लाई कर रहा है? फिगर में देखो ए कहां पर लाई कर रहा है? जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए ए का कोऑर्डिनेट ओनली जेड। तो एक्स वाई और इसके साइड हम ए ले लेते हैं। एज्यूम कर लिया, उसी के फॉर्म में आंसर भी हमारा हो जाएगा। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया। चलो अब आ जाओ, बी लाइज इन एक्स जेड प्लेन। तो एक्स और जेड का वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू तो एक्स का वैल्यू ए, बी एक्स ए वाई 0 और जेड, बी हो गया। सी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट, वाई और जेड 0, सी भी हो गया। अब आ जाओ ई, ई लाइज इन एक्स वाई जेड स्पेस, ई लाई कर रहा है एक्स वाई जेड, इसका मतलब यहां पर ई के कोऑर्डिनेट हो गए ए ए ए। अब एफ के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? एफ लाइज इन एक्स वाई प्लेन, तो एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट, जेड 0, एफ हो गया। जी लाइज ऑन वाई एक्सिस, ओनली वाई, तो एक्स 0 वाई और फिर जेड 0, जी भी हो गया। अब बच गया डी, डी लाइज ऑन, लाइज इन वाई जेड प्लेन, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 ए ए हो गया। कितना आसान हो गया। अब हमको वैल्यू फाइंड करना ओ ई, वहां से हम लोग लिख देंगे ओ ई का मतलब ई का कोऑर्डिनेट माइनस ओ का कोऑर्डिनेट। तो ई के लिए क्या है? ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप, माइनस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 आई 0 जे 0 के, इट बिकम्स ए आई ए जे ए के। अब इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे, तो अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो ये फाइनली 3a स्क्वायर, इट बिकम्स रूट 3a। क्लियर? अब आ जाओ ए एफ, तो ए एफ मीन्स एफ का कोऑर्डिनेट पहले लिख देंगे, तो ए आई कैप ए जे कैप 0 के कैप माइनस, अब ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 आई 0 जे ए के, तो ये भी आ गया ए आई कैप ए जे कैप माइनस ए के कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट, फिर जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट, इसका वैल्यू भी 3a स्क्वायर, और ये रूट निकाल लेंगे तो रूट 3a। तो ए एफ भी फाइन कर लिया। अब ए जी फाइन करके देखो कितना आता है। ए जी पहले जी का कोऑर्डिनेट 0 आई ए जे 0 के माइनस, अब ए का कोऑर्डिनेट 0 आई 0 जे ए के,
तो फाइनली ये 0 माइनस 0 0, तो ये ए के कैप बचेगा, ए के कैप बचेगा। तो ए जी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर मीन्स रूट 2a। ए जी भी मिल गया। अब जी ई फाइन करो। अब जी फाइन करें हम लोग। तो पहले ई का कोऑर्डिनेट ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप माइनस क्या, ई पहले लिखेंगे ना, जी है। कहां पर, ए जी का, जी का कोऑर्डिनेट, जी का कोऑर्डिनेट लास्ट। हाँ, ए का कोऑर्डिनेट कहां लिख इसमें, हाँ तो जी माइनस ए, तो जी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0i प्लस ए जे प्लस 0k माइनस, फिर ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 0i 0j ए के, ए जे माइनस ए के, हाँ कोई बात नहीं उतना, क्योंकि ठीक है, माइनस ए के सही है। और ये माइनस ए का होल स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। हो गया ये वाला नीचे वाला। चलो अब आ जाओ जी, तो ई का कोऑर्डिनेट पहले लिख दो, ए जे प्लस ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, और ई पहले लिखा फिर माइनस जी का कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा 0i ए जे प्लस 0k, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ए आई और ये 0j प्लस ए के, इसका भी वैल्यू उतना ही आ गया, रूट 2a। चलो जी निकाल लिया, फिर बी डी भी निकाल लेते हैं। तो बी डी में डी का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, डी का कोऑर्डिनेट 0i ए जे ए के माइनस, फिर बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए आई 0j प्लस ए के, तो ये माइनस ए आई कैप, ए जे कैप और 0k कैप, मैग्नीट्यूड इसका भी उतना ही आ गया। फिर ये माइनस ए का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया, इट बिकम्स रूट 2a, पी डी भी निकल गया। अब लास्ट हम सी जी निकाल लें, तो जी का कोऑर्डिनेट 0i ए जे 0k माइनस सी का कोऑर्डिनेट आ जाए ए आई 0j 0k, तो ये माइनस ए आई प्लस ए जे, फिर सी जी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट माइनस आई कैप का होल स्क्वायर जे कैप का होल स्क्वायर रूट 2a, तो सी जी भी निकल गया। हो गया।
अब सबके वैल्यू को हम लोग चेक कर लें, इरेज करें। तो सारा वैल्यू देखो, ए जी ये सारा ओ ई का वैल्यू √3a है, ए एफ का वैल्यू √3a, ए जी √2a, जी ई √2a, बी डी √2a, सी जी √2a। तो पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे हम लोगों को। अब आधे टाइप्स ऑफ वेक्टर में कुछ वेक्टर रह गए, उसको हम लोग स्टडी कर लें। को इनिशियल वेक्टर्स, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या कह सकते इनिशियल पॉइंट कॉमन हो। दो वेक्टर हो, तीन वेक्टर हो, चार पांच, जितने भी वेक्टर हो, सबका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो। जैसे मान लो यहां से हमने वेक्टर स्टार्ट किया, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट होगा, तीसरा भी यहीं से स्टार्ट होगा। तो सबका कॉमन इनिशियल पॉइंट हो तो उसको हम लोग को इनिशियल, को मीन्स सेम, सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर, सबका इनिशियल पॉइंट एक ही है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं को इनिशियल। दे हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। Two vectors are said to be co-initial if they have a common initial point. अब इसी में ऐसा आ जाए, एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है, इसी तरह से सबके टर्मिनल पॉइंट एक हो जाए, एक ही जगह पर सारे वेक्टर मिल जाए, उसका नाम आ जाएगा को टर्मिनस, कॉमन टर्मिनल पॉइंट। जैसे यहां पर दोनों वेक्टर एक ही जगह पर मिल रहे हैं तो को टर्मिनस हो जाता है। Two vectors are said to be co-terminal if they have, या they terminate at a common point, या they have a common terminal point. कॉमन टर्मिनल पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आ जाए को प्लानर, सेम प्लेन। मान लो जैसे एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो हम लोग एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलरली, लैटरली क्लास में है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, हमारा पोजीशन क्या, जेड के लॉन्ग। इसका मतलब हम लोग सब लोग क्या है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब ये जो बोर्ड हैंग किया हुआ है ये अलग प्लेन है, तो यदि आप इसको एक्स मान लेते हैं, इस लाइन को, और इस लाइन को वाई मान लेते हैं, और पिलर को जेड, तो ये किस प्लेन में, एक्सजेड प्लेन में। इसका मतलब यहां पर है कि एक्स वाई प्लेन में जो भी वेक्टर होगा वो जेड के अलोंग होगा। सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन, इसी तरह से वाई जेड प्लेन में जो भी वेक्टर होगा वो किधर अलाइन होगा, एक्स के अलोंग, परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन।
इट मीन्स सी डी आर को प्लानर। इसी तरह से एक्स जेड प्लेन है, तो एक्स जेड पर परपेंडिकुलर वाई के लॉन्ग, तो ये वेक्टर मान लो ई वेक्टर और एफ वेक्टर। ये सब क्या है? को प्लानर वेक्टर। इसका मतलब ए ई को प्लानर नहीं हो सकते, डी एफ को प्लानर नहीं हो सकता। इसलिए इसको डिफाइन भी वैसे ही किया गया, द वेक्टर्स आर सेड टू बी को प्लानर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। जब सेम प्लेन में लाई करेगा उसको हम लोग को प्लानर वेक्टर्स कहेंगे। अब नेक्स्ट है कोलिनियर। को मीन्स सेम, सेम लाइन, पैरेलल लाइन, ये कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक, दे लाई इन द सेम लाइन और पैरेलल। इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड विच इधर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, सेम लाइन में होने चाहिए। इस सब को लीनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। हो गया। अब इसके एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देखो, ए वेक्टर ओपी के अलॉन्ग अलाइन है, बी वेक्टर ओ डैश पी डैश कोलिनियर है, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, सी वेक्टर डी वेक्टर एंटी पैरेलल है। ठीक, ये भी कोलिनियर हो जाएंगे। क्यों? सिंपली वेक्टर का रूल है कि वेक्टर को आप रीड्रॉ कर सकते हो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। मतलब एक वेक्टर को उठा के कहीं भी ले जा सकते हो, सिर्फ उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को आप बदल नहीं सकते। तो जैसे मान लो कि ए वेक्टर, आप कहोगे कि सर कैसे हम मान लें कि ये दोनों कोलिनियर है, तो हमने क्या कहा कि आपको यहां लिबर्टी है कि एक को उठा करके दूसरे पर ओवरलैप करा दे। तो ए वेक्टर जहां था वहीं रहने दो, अब बी वेक्टर को उठा के ले आओ। देखो अब सेम लाइन में आ गए, कोलिनियर बन गए। जैसे सी वेक्टर है और डी वेक्टर है, कहोगे क्या ये तो भाई एंटी पैरेलल है, सेम लाइन में है नहीं, तो फिर वैसे ही लिबर्टी है, डी को उठाओ, डी को उठा करके ले आओ। आ गया यहां, सेम लाइन में आ गए तो कोलिनियर बन गए। क्लियर हो गया 100%? नेक्स्ट आ जाए जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब कहता है कि जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट कहीं पी पॉइंट पर है और वो एक पाथ से मूव करता हुआ वापस अपने पाथ पे आ रहा है,
इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, पहले समझ जाते हैं, फिर डेफिनेशन हम लिखा देंगे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन यदि कॉन्साइड कर जाए तो 0 आ जाता है, तो हम उसको नल वेक्टर कहते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है, P से हम P डैश जाए और फिर P डैश से P आ जाए, तो हमने स्टार्ट किया P से, P डैश आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0। वैसे ही एक वेक्टर A है और इसका नेगेटिव वेक्टर -A है, डायरेक्शन को हमने अपोजिट मतलब नेगेटिव वेक्टर ले लिया। अब दोनों को हम ओवरलैप कराए तो क्या आ गया रिजल्ट, A - A इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और उसका कोई अपना डायरेक्शन नहीं, मतलब एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन कह सकते हैं। तो लिखेंगे a vector whose magnitude is 0 is called null vector or zero vector। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा और हम लोग ब्रीफ में जानते हैं कि सिंपली देखो यहां पर ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर को क्या लिख रहे हैं, जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर मींस ए वेक्टर। अब यदि जीरो वेक्टर को किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करे इट बिकम 0। यहां भी वही चीज आ रहा, इसका मैग्नीट्यूड 0, इसका अपना डायरेक्शन तो है नहीं। तो अब इसका फायदा क्या होता है, इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, तो जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते थे, 0,0,0 मींस वेक्टर फॉर्म में 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। अब कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता था, 0। इसका मतलब हम लोग 0 वेक्टर लेंगे। जैसे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, एग्जांपल पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन क्या लिखते हैं हम, ओ वेक्टर, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ, इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बोलो, 0 वेक्टर। समझ में आ गया। इसी तरह से मान लो कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 लिखते हैं तो u वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। आ गया समझ में, एग्जाम्पल लिख लो। हो गया, चलो अब आ जाओ, कुछ लास्ट में बच गए, फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, जिसका कि फिक्स्ड लोकेशन नहीं हो, जिसका कि आप कह सकते हैं ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्पेसिफाई हो,
और पोजीशन और लाइन ऑफ एक्शन डिफाइन नहीं हो, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्री वेक्टर्स। जैसे सिंपली मान लो कि एक पॉइंट है और इस पॉइंट के अबाउट किसी पार्टिकल को हम रोटेट करा रहे हैं या एक नट को हम ओपन कर रहे हैं, तो जब हम रेंज को मूव कराते हैं तो ये रेंज का लेंथ होता है और रेंज पर फोर्स हम ऐसे लगाते हैं। इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन जो है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका मतलब ये फिक्स्ड हो गया, ये लोकलाइज हो गए, इसको हम लोग फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे कि इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफाइन है। और ऐसे वेक्टर जिसका लाइन ऑफ एक्शन हमको नहीं पता हो, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उसको हम लोग फ्री वेक्टर कहेंगे, फ्री और नॉन लोकलाइज्ड। और जिसका डायरेक्ट लाइन ऑफ एक्शन फिक्स्ड हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड वेक्टर। समझ में आ गया? तो लिख लीजिए, vectors do not have fixed locations, that is, it is a vector of which only the magnitude and direction are specified, not the position or line of action. बस इतना ही लिखने की जरूरत है। Such vectors are, ये फर्स्ट लाइन, such vectors are called free vectors. हो गया? अब नेक्स्ट है, अभी देखो क्या का लोकलाइज्ड। However, in some physical applications, location of a vector is important. Such vectors are called localized vector. मतलब simple, vectors have fixed locations are called localized vector. तो force is a localized vector. ठीक है, तो नीचे लिख लीजिएगा स्टार दे करके, force is localized vector और fixed vector। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ये सॉरी, ये यहां पर ये बाय मिस्टेक लिखा गया, ठीक है ना, ये यहां पर होगा, इसको काट देते हैं, ये कट एंड पेस्ट के चक्कर में एक्सियल वेक्टर। अब लास्ट है एक्सियल वेक्टर। लिखो, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट and act along the axis of rotation is called axial vector. सिंपली जिसमें रोटेशनल इफेक्ट हो जाए वो सारे एक्सियल वेक्टर हो जाएंगे। फैन का मोमेंट हो रहा है, रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है, एग्जॉस्ट फैन का रोटेशनल इफेक्ट हो रहा है,
ये सब क्या कहलाएंगे? एक्सियल वेक्टर। इसलिए जैसे लीनियरली किसी पार्टिकल का मोशन होता था तो लीनियर वेलोसिटी कहते थे, अब यहां पर टर्म आ जाएगा एंगुलर। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, जिसमें रोटेशनल इफेक्ट होगा, वो सारे क्या बन जाएंगे? एक्सियल वेक्टर कहलाएंगे। तो एग्जांपल में लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। ये सारे एक्सियल वेक्टर्स हो गए। क्लियर? चलिए, अब लास्टली एक टर्म है, एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसका कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता है, डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इसको हम लोग टेंसर कहते हैं। ठीक है, टेंसर। टेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंसर्स the physical quantities which have no specified direction, which have no specified direction and have different values in different directions are called tensors. अब इसका एग्जाम्पल है, दो कॉमन एग्जाम्पल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कंडक्टिविटी। अब ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा यहां पर, ऐसे ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, ये चैप्टर भी हमारा, कि जैसे एक रॉड है, इस रॉड को हम सेंटर के अबाउट मूव कराते हैं, सेंटर के अबाउट मूव करा रहे हैं, इस रॉड का लेंथ L है, तो एक क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका वैल्यू होता है mL²/12। लेकिन इसी रॉड को जब हम इस एंड के अबाउट मूव कराते हैं तो इसका वैल्यू चेंज हो जाता है, वो बन जाता है mL²/3। रॉड एक ही, सेंटर के अबाउट वैल्यू अलग और वन एंड के अबाउट वैल्यू अलग दे रहा है। इसका मतलब जब इसका हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तो ये हमेशा, बहुत सारे रॉड है कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये सब हमेशा एक अलजेब्रिक सम देगा। हम ना इसको स्केलर में काउंट करेंगे और ना वेक्टर में करेंगे, इसलिए ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग टेंसर कहते हैं जिसका अपना कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं हो, हमेशा डिफरेंट वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1, वाटर में चले जाओ डिफरेंट वैल्यू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, ये सब क्या टेंसर क्वांटिटी है। आगे समझ में? क्लियर? तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग कल के क्लास में एडिशन ऑफ वेक्टर ये सब पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में वही है, एडिशन ऑफ वेक्टर, यही टॉपिक कल के क्लास में होगा, ठीक है?